This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. अभी आप भारत की बात कर रहे थे और भारत के बाहर की बात कर रहे थे कि हनीमून आया कहाँ से शब्द है, शब्दावली कहाँ की है, प्रवृत्ति कहाँ की है। तो जैसे भारत का ज्योतिष है, हम अपने भारतीय ज्योतिष से कह रहे हैं कि सप्तम भाव जागृत है, बाहर मत जाइए। वैसे तो फॉरेन की भी ज्योतिष है, चाइना की का भी है, अपना लाल किताब होता है, न्यूमरोलॉजी लोग देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, वैदिक ज्योतिष, इतने सारे ज्योतिष हैं। तो भारतीय ज्योतिष दूसरे ज्योतिष से कैसे अलग है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। दो तीन चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। विश्व में दूसरी जो संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं या रिलीजन्स हैं, मजहब हैं, हम अगर कहें कि क्रिश्चियनिटी को किसने शुरू किया तो एक बच्चा भी बोलेगा जीसस क्राइस्ट। इस्लाम को किसने शुरू किया? पैगंबर मोहम्मद साहब। जुदाइज़म, पारसी, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इन सभी के उत्तर दिए जा सकते हैं कि फला व्यक्ति ने इनकी शुरुआत की। आप पूरे संसार में पूछ लीजिए कि हिंदू धर्म का प्रवर्तक कौन है, किसी एक व्यक्ति ने शुरू ही नहीं किया। कृष्ण, राम, परशुराम जैसे अवतारी लोग भी यह श्रेय नहीं ले सकते कि मैंने ये धर्म शुरू किया। वो लोग भी इसी धर्म में जन्मते हैं। इस चीज को समझते हुए चले। दुनिया का हर रिलीजन, हर मजहब, हर संस्कृति, उसका एक स्टार्ट पॉइंट है। ये अरब से शुरू हुआ, ये जेरूसलम से शुरू हुआ, ये ईरान से शुरू हुआ, ये अमेरिका से शुरू हुआ। ऐसी तमाम स्थापनाओं के लिए कहा जा सकता है। हिंदू धर्म के लिए हम यह नहीं कह सकते कि ये काशी से शुरू हुआ, कि प्रयाग से शुरू हुआ, कि कश्मीर से शुरू हुआ, कि कन्याकुमारी से शुरू हुआ। देयर इज नो स्टार्ट पॉइंट, देयर इज नो सच स्टार्टिंग प्लेस। ठीक ऐसे ही जैसे ये बात मैंने धर्म के संदर्भ में कही, इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। जैसे अगर कोई चीज एक व्यक्ति शुरू करता है कि जी मेरा ये सिद्धांत एक जैसा होगा, तो वो एक जैसा होगा, मिलता जुलता होगा, उसमें बहुरूपता नहीं होगा, उसमें डाइवर्सिटी नहीं होगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति का अनुभव है, सोच है, उस एक व्यक्ति की सोच है, एक निश्चित काल परिमाण के भीतर की सोच है। सनातन धर्म में चूंकि ये एक काल में नहीं शुरू हुआ, एक जगह नहीं शुरू हुआ, एक व्यक्ति ने नहीं शुरू किया, तो इसमें प्रामाणिकता और इसमें पूर्णता बहुत है, लगभग पूर्ण है। ठीक है। ठीक यही बात भारतीय ज्योतिष के संदर्भ में है। न्यूमरोलॉजी पूरी दुनिया में चार्डियंस न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आज बातें हो रही हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दो चार लोगों की देन है। चाइना में जो एस्ट्रोलॉजी की जाती है दो चार लोगों की देन है। भारतीय ज्योतिष वो एक परंपरा चली आ रही है। वो भगवान शिव और पार्वती और गणपति और सूर्य और दुर्वासा और नारद और न जाने कितने उसमें वो हर एक रिसर्चर आके अपना एक रिसर्च एक बहाव है। जिसको बांधा नहीं जा सकता शब्दों में। तो भारतीय ज्योतिष में बहुत वैरायटी है ना। आप देखें कि भारतीय ज्योतिष से निकली हुई जो शाखाएं हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष है, लाल किताब है, अगस्त्य पद्धति है, नाड़ी है, भृगु नाड़ी पद्धति है। किसी भी ज्योतिष पद्धति से आप 100% सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। आपको वैदिक नहीं पसंद आ रहा है, लाल किताब ले लीजिए। आपको लाल किताब नहीं पसंद आ रहा है, भृगु नंदी नाड़ी ले लीजिए। आप अगस्त्य संहिता ले लीजिए। आप तांबूल प्रश्न पद्धति ले लीजिए। सबसे लगभग एक ही तरह की भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। जैसे धर्मों के बारे में कहते हैं कि सभी धर्म उसी एक ईश्वर तक लेके जाएंगे। अब जो भारतीय ज्योतिष है, इसने ना, जैसे वो आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते थे 12th की केमिस्ट्री में, कि भविष्य में भी कुछ एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, तो उनके लिए भी बॉक्स बना करके छोड़ दिया गया। तो भारतीय ज्योतिष ने नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए भी जगह रखी हुई है। मतलब अगला साइंटिस्ट भी आ जाए। हाँ, वो रूढ़ नहीं है कि यही फाइनल है, यही अंतिम है। नहीं। जैसे मैं एक बार बात कर रहा था कि जैसे हमने कहा कि पहली शादी हो रही है तो हम सप्तम भाव से देख रहे हैं, दूसरी भी, आज तो तलाक भी हो जा रहा है ना, दूसरी शादी होगी
उसको हम किस भाव से हाँ, देखेंगे? नवम भाव से देखते। तो वो सप्तम से तो हुआ नहीं, नहीं। उस समय तो आपका नवम एक्टिव होगा। हाँ। क्योंकि पहले तो होता था कि भाई शादी होगा सती प्रथा हो जाएगा, मतलब जिससे एक ही से शादी होगी, दोबारा शादी होना नहीं है। लेकिन अब तो दोबारा शादी हो रहा है, तिबारा शादी हो जा रहा है। तो भारतीय ज्योतिष ने नवाचार के लिए, नई चीजों के लिए भी बॉक्स छोड़ रखे हैं, जगह छोड़ रखी है। ये इसकी सबसे विलक्षण बात है। दूसरा कि भारतीय ज्योतिष ने विदेशियों को भी अपना ऋषि माना। अरब के तमाम आचार्यों को, हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष में एक यवन पद्धति है, उसके आचार्य यवनाचार्य कहे जाते हैं, वो अरब में पैदा हुए होंगे, है ना। तो हम अपनी ज्ञान परंपरा में न स्वयं किसी से बाहर मानते हैं, न बाकियों को बाहर मानते हैं। हमें अगर कोई एड ऑन कर रहा है तो हम उसको भी अपना ही मानते हैं। जैसे आज दुनिया भर में बुद्ध को मानने वाले अपने आप को सेपरेट आइडेंटिटी दिखाते हैं, और हम कहते हैं कि जी वो विष्णु के अवतार है हमारे। तो ठीक वैसे ही भारतीय ज्योतिष परंपरा ने हमसे मिलती जुलती स्थापनाओं के दूसरे आचार्यों को भी स्वीकार किया है। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है वृद्ध यवन जातकम, वो यवनाचार्य द्वारा रचित है, और हम उनको भी अपने ऋषियों जैसा ही सम्मान देते हैं। तो इसलिए भारतीय ज्योतिष विलक्षण है। दूसरी भारतीय ज्योतिष की एक स्थापना मैं आपको बताऊं, ये पूरे संसार में कहीं नहीं है। जो अब्राहमिक लोग हैं वो मनुष्य को इतना नीच दृष्टि से देखते हैं ना कि कई बार घृणा आती है। जैसे उनके यहाँ मनुष्य को देखने की जो दृष्टि है कि हम पाप से बने हुए हैं, ठीक है, और हमारे पापों के लिए कोई सूली चढ़ेगा या कोई कुर्बानी देगा। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, शिवो हम वही विशुद्ध कल्याणमय परमात्मा हैं या उसी के अंश हैं। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि श्वेत केतु। वो दृष्टि ज्योतिष में भी उतरती है। भारतीय ज्योतिष की एक स्थापना कि यह शरीर ब्रह्मांड का ही एक स्वरूप है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। और यही कारण है कि जब ऊपर सेलेस्टियल बॉडीज का चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यह दृष्टि किसी भी अन्य ज्योतिष परंपरा में नहीं है। इसलिए भारतीय ज्योतिष बहुत विलक्षण है।